हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास बिजनेस स्टडीज क्लास फर्स्ट में आपको मैंने क्या बताया था? बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। मैंने बताया था कि कितने तरीके बिजनेस हो सकते हैं, और साथ साथ यह बताया था कि आपका ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमी एक्टिविटी मैंने बताया था, और बात किए थे, डिस्क्राइब किए थे आपके बिजनेस को। बिजनेस क्या है, फीचर्स क्या है बिजनेस के। तो आज का क्लास आपके लिए बच्चे प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का क्लास है। आज की क्लास में मैं प्रोफेशन के बारे में बात करूंगा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करूंगा, और यह इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है यार। 11th बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो 2024 के सेशन के लिए, और चाह रहे हो कि सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर रहे, तो यार बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, ठीक है। पार्ट टू की तरफ आज चलेंगे। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो जा करके देखे, और टेलीग्राम पे माइंड योर ओन सक्सेस पक्का यार सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जितने भी नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, पीपीटी हैं, सारे आपको वहीं मिलेंगे। केस स्टडी से रिलेटेड मॉकसेट सारे आपके चैप्टर के वहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा परफॉर्म करना, सब्सक्राइब करके चलेंगे, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, बात करें प्रोफेशन के बारे में, देख रहे हैं एकदम कितना अच्छा यार डायग्राम बता करके आपको प्रोफेशन के बारे में बताया। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, टीचर, जितने भी साइंटिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सारे प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं। यह सारे प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इनका है पेशा। प्रोफेशन एक पेशा है, एक स्पेशलिटी ऑफ वर्क है। इन्हें यह काम करने के लिए उपाधि प्रदान की गई, हो रहा है ऑनरेबल, प्रोटेक्ट मतलब ऑनरेबल दिया गया है कि आप इस काम को करने के लिए एलिजिबल हो, आपके पास इस काम को करने का सर्टिफिकेट है, आप अथॉरिटी हो इस काम को करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में हो। यह आपका प्रोफेशन। ध्यान से समझते हैं बच्चे। देखिए, प्रोफेशन होता क्या है? कोई भी पर्सन अगर अपने स्किल के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पे, जिसका कोड ऑफ कंडक्ट है क्रिएट किया हुआ किसी यूनिवर्सिटीज में, वह पढ़ाया जा रहा, वह आपका प्रोफेशन कहलाएगा। वह आपका क्या कहलाएगा? प्रोफेशन कहलाएगा। सिंपली अगर लैंग्वेज में अगर हम बात करें बच्चे, तो क्या होता है ना कि प्रोफेशन को लोग बोलते हैं कि सर, जो कारपेंटर काम कर रहा है, बचपन से अपने फैमिली के साथ रहा, काम सीखा, काम किया, क्या वह प्रोफेशन में आएगा? क्योंकि हम लोग वो काम नहीं कर सकते, उन्होंने वह किया, वह सीख गए, वो कर रहे काम को, स्पेशलिटी ऑफ वर्क है, तो वह प्रोफेशन में आएगा? बिल्कुल भी नहीं बचे। दैट इज प्रैक्टिस, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, दैट इज नॉट प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या है कि आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, आप अथॉरिटी उस काम को करने के लिए, आपके पास सर्टिफिकेट है, एक रूल, एक क्राइटेरिया आप फॉलो करके उस काम को कर रहे हो, एक प्रिंसिपल्स ऑब्लिगेशन को आप फॉलो करके काम कर रहे हो, आप किसी संस्था में उसके लिए आप मेंबर हो, यह आपका प्रोफेशन कहलाएगा। आपका क्या कहलाएगा? प्रोफेशन कहलाएगा। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा कमाने के लिए प्रोफेशन कर रहे हैं। डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटिंग, टीचर अगर हम भी पढ़ा रहे, तो मेरा मोटो क्या होगा कि भैया अर्न होना चाहिए। डॉक्टर अगर पेशेंट को देख रेख कर रहे, तो क्या मोटो होगा? वह अर्न होना चाहिए, फी तो लेंगे। तो यहाँ पे प्रोफेशन आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट रिक्वायर्ड अ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, जिनके पास स्पेशल नॉलेज एंड स्किल है। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं, तो हमारे पास इस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेशल स्किल है, नॉलेज है, हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। एक लॉयर अगर क्रिमिनल लॉयर है, तो वो अगर कोई केस को लड़ रहा है और बदले में अपने क्लाइंट से फी चार्ज कर रहा है, तो वह भी प्रोफेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। लेकिन उस काम को करने के लिए उसके पास स्पेशल स्किल है, नॉलेज का एबिलिटी है, ठीक है। टू बी अप्लाइड बाई इंडिविजुअल फॉर अर्निंग देयर लिविंग, अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल एंगेज्ड इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल्स। These professionals have to follow the guidelines or code of conduct laid down by the professional bodies। हम अभी आपको क्या बोले कि प्रोफेशन ऐसा नहीं, जैसे सपोज डेट के बच्चे, कोई कारपेंटर काम कर रहा है, कोई बंदा अगर बहुत दिन से प्रैक्टिस में है, उस काम को जैसे गाड़ी का रिपेयर करना कर दे रहा है, तो हम उसे प्रोफेशन नहीं बोल सकते।
वह एम्प्लॉयमेंट है, जो काम करते करते उसके पास में वह आइडिया हो गया है। लेकिन प्रोफेशन के लिए खास है कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी के द्वारा। कोई ऐसा बॉडी हो जो आपका रजिस्ट्रेशन, आपके पास मान्यता हो उस काम को करने का आपको मिला हो, ठीक है, सर्टिफिकेट। समझ में आया? जैसे यार अगर लॉयर हैं तो एलएलबी का क्राइटेरिया क्वालिफाई किए हुए हैं, तो वहां पे एक कोड ऑफ कंडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी के द्वारा वह सर्टिफाइड हो उस काम को करने के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीएआई का मेंबर होना चाहिए, उसे आईसीएआई का सर्टिफिकेट उसके पास में होना चाहिए। तो यह आपका एक क्राइटेरिया है, एक बॉडी के द्वारा वह मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी वह प्रोफेशनल कहलाएंगे। क्लियर है ना? आगे, for example, doctor are professionals engaged in the medical professional and have to follow the code of conduct laid down by the medical council of India। देख रहे हैं, और डॉक्टर का एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है कि वह प्रोफेशनल में आएंगे और वह इंगेज मेडिकल प्रोफेशन में है और वह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। ठीक है, अपने काम को करने के लिए उनको एक सर्टिफिकेट मिला, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से वह अप्रूव्ड है, तो यह आपका प्रोफेशनल। क्लियर? फीचर्स में देखिए बच्चे, फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे प्रोफेशन के, समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। अभी जस्ट ऊपर ही बताए कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निक होना चाहिए। फॉर्मलाइज्ड मेथड अक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। क्या होता है कि आपके पास भी जब आप समय के साथ लगातार काम करते रहोगे, ट्रेनिंग लेते रहोगे, तो आपको उस काम को करने का एक अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, वह होना चाहिए। ठीक है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन विथ प्रोफेशनलिज्म एज इट्स गोल। क्या होता है, अपने प्रोफेशनलिज्म को वह गोल की मतलब उनका उद्देश्य होता है उस काम को करने का। द फॉर्मुलेशन ऑफ एथिकल कोड ऑफ द गाइडेंस ऑफ कंडक्ट एंड, समझिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। बच्चे देखिए क्या होता है ना कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल बॉडी से आप जुड़े हुए हो, आप उसके द्वारा अप्रूव्ड किया हुआ हो, तो आपके पास उसके द्वारा दिए गए रूल, गाइडलाइंस, पॉलिसी, उसके कुछ कुछ नॉर्म्स होंगे, तो वह आप फॉलो करते हुए काम को करोगे। ऐसा नहीं कि हम अपने मन के हिसाब से चलो यार काम करना, ऐसा नहीं होगा। जो प्रोफेशनल बॉडीज कोड ऑफ कंडक्ट आपके लिए जेनरेट किया हुआ है, आपके लिए वह कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, तो आप उसे ध्यान में रखकर तब फॉलो करके काम को करोगे। ठीक है, ड्यू रिगार्ड फॉर द प्रियोरिटी ऑफ सर्विस ओवर द डिजायर फॉर मॉनेटरी रिवॉर्ड। समझिए, सभी को याद होगा कोविड का टाइम, लॉकडाउन वाला टाइम, और डॉक्टर लोग के लिए एक स्पेशल स्लोगन भी आ गया था कि मतलब हम लोग भी हॉस्पिटल में, तो हम भी आर्मी से कम नहीं हैं, हम लोग भी अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश के लिए खड़े हैं। डॉक्टर्स के लिए एक लाइन आया था ना कोविड के टाइम पे, स्लोगन आ गया कि हम भी अवेलेबल हैं, हम अपने देश की रक्षा करेंगे। सिर्फ बॉर्डर पे सिपाही ही नहीं काम कर रहे, हम भी अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने देश की सुरक्षा के लिए हम जिम्मेदार हैं, और हम काम करेंगे जब तक हमारे पास जान है, हम काम करेंगे। तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स जो अपने स्किल के साथ काम कर रहे हैं, तो वह उनके लिए भी पहले उनका मोटो सर्विस मोटिव होता है, सेवा करना धर्म है उनका, मॉनेटरी बेनिफिट तो लाइफ लिविंग के लिए कर रहे हैं, तो सेकेंडरी मैटर वो आ जाता है, पहले प्रियोरिटी उनका सर्विस है। क्लियर? देख लीजिए बच्चे, इसी को एक एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन होना चाहिए प्रोफेशन में। एथिकल स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट अभी बताया कि जिस प्रोफेशनल बॉडी से वो अप्रूव्ड है, उसका रूल, पॉलिसी, गाइडलाइंस वो फॉलो करके काम करेंगे। लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अब जैसे सपोज डेट अभी हम थोड़ी देर पहले यार लगातार वही एग्जांपल देते जा रहे हैं, कोई भी वर्कर काम कर रहा है, आप देखिएगा क्या चीज टेक्निक, मतलब बाइक रिपेयरिंग का काम कर रहा है, वो बहुत अच्छे से पार्ट पुर्जा को तोड़ देता है, खोल देता है, जोड़ दे रहा है, बोले भैया आपके पास तो गजब का यार अनुभव है, तो दैट इज नॉट प्रोफेशन, दैट इज
प्रैक्टिस, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, नॉट प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए लाइसेंसिंग होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, क्लाइंट और यूजर फोकस। समझिए, कस्टमर कस्टमर होता है बिजनेस में, लेकिन प्रोफेशनल बॉडीज के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए क्लाइंट्स होते हैं। प्रोफेशनल के लिए क्या होंगे? क्लाइंट्स होंगे। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड नेटवर्क, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, कैरियर प्रोग्रेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी हो रहा है। अगर हमारे सोसाइटी में प्रोफेशनल का डेवलपमेंट होगा, प्रोफेशनल बढ़ेगा, तो हमारी सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। नहीं भाई, इंडिया में डॉक्टर्स इतने सारे, इंजीनियर तो ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं, जो चाहो वो बना देंगे। तो यहां से हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। क्लियर? आगे, हाँ बच्चे, आगे चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। बात करें यार, डेवलपिंग कंट्री के लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना। आप देखो कि सभी जगह मैक्सिमम लोग यार, अगर हमारा क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ जॉब करेंगे, हमें यहाँ पे रिक्रूट हो जाए, तो यह आपका एम्प्लॉयमेंट, यह आपका क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयमेंट। कुछ ऑफिशियल वर्क भी हो सकते हैं, आपके वर्कर वाले वर्क भी हो सकते हैं, फैक्ट्री में काम हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अलग अलग टाइप के देखने को मिलता है, अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यह भी सवाल आता है कि सर, अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप तो प्रोफेशनल हो, लेकिन अगर आपने किसी कॉलेज में जाकर के पढ़ा रहे हो, क्या आप प्रोफेशनल में आओगे या एम्प्लॉयमेंट में आ जाओगे? तो यहाँ पे ही मैं बताऊंगा। क्या बोल रहे हैं? वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, समझ में आएगा, आपका बहुत सारा डाउट दूर कर देंगे। ठीक है? तो यार चैनल पे बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर भी करना, छोड़ना नहीं है किसी को। ठीक है? देखिए सर, बात करें बच्चे एम्प्लॉयमेंट, पहले समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या। देखिए ध्यान से, अगर हम एम्प्लॉयमेंट का बात करें तो एम्प्लॉयमेंट भी आपका कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। वेयर wherein a person appointed another person for the purpose of completing a job, task or assignment and pays wages, salary and return। क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट में कोई बंदा किसी दूसरे पर्सन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है किसी काम के लिए, कि देखो तुमको रख रहे हैं, तुम्हारा यह काम होगा, यह टास्क होगा, यह असाइनमेंट तुम्हें कंप्लीट करना होगा। पहले बताया हुआ रहता है, और बिहाफ ऑफ दैट वर्क, उस काम के बदले, वह काम के बदले तुमको पैसा मिलेगा, मोनेटरी बेनिफिट मिलेगा, सैलरी मिल गया, वेजेज मिल गया, कुछ रेमोनरेशन भी मिल जाएगा। ठीक है? द पर्सन हु असाइन द टास्क इज नोन एज an employer and the one who is expected to perform the assigned task is known as an employee। क्या होता है? जो काम पे रखा हुआ, दैट इज एम्प्लॉयर, एंड जो काम को परफॉर्म कर रहे हैं उसे हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं। पक्का समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? आगे देखिए बच्चे, एकदम अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यह सारा टर्म्स जो है ना बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स का। समझ में आया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रह जाता है। देखिए बच्चे, सबसे पहला बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आता है आपका क्वालिफिकेशन। सर क्वालिफिकेशन, पेपर में आपने जॉब वैकेंसीज देखे होंगे, क्या होता है कि हमें ग्रेजुएट कंप्लीट कैंडिडेट चाहिए, हमें इस इंजीनियर बेस्ड कैंडिडेट चाहिए, हमें यह क्वालिफिकेशन बेस्ड कैंडिडेट चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन भी मैटर करता है। बहुत सारे ऐसे जॉब भी आपने वैकेंसी में देखेंगे 10वां पास के जरूरत है, लिखल रहता है ना, हिंदी थोड़ा बोले तो वो चलेगा, ऐसा रहता है कि नहीं रहता? तो यह सारे जो आपको दिखाई दे रहे वैकेंसी, अलग अलग टाइप के वैकेंसी रहते, 10वां फेल, अरे 8वां फेल भी चलेगा, 9वां फेल का भी जरूरत है। ठीक है? 9वां फेल का भी जरूरत है, बहुत सारे वैकेंसी आते हैं। तो अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग रिक्रूटमेंट होती है, और उनके लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे
क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट मे और मे नॉट बी स्पेसिफिक होता है। बताएं, कभी कभी वैकेंसी ऐसा भी आता है कि स्पेसिफाइड रहेगा, नहीं मास्टर कैंडिडेट चाहिए, नहीं यार 8वां फेल भी चलेगा, तो वह आपका कभी कभी जरूरत भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। Some jobs do require specific qualification, where some do not. The qualification required to perform a job depends upon the nature of the job. अब अगर हमें मार्केटिंग करवाना है, अगर हमें सेल्स डिवीजन में डालना है, तो हमें वैसा कैंडिडेट चाहिए। कहा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि अरे 8वां पास के उठा के लेके चलो मार्केटिंग तो रेल देगा भाई, नहीं बेच पाएगा, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू गिरा देगा, वह आपका काम सही से नहीं कर पाएगा। हम क्या बोलेंगे, देखो ऐसा सेल्समैन अपॉइंट करो जो एमबीए किया हुआ हो, जिसके पास मार्केटिंग का अप्रूवल सर्टिफिकेट हो, उसको आइडिया रहेगा सामान को बेचना कैसे है, कैसे कस्टमर से डील करना है। कहता है एक ऐसा सेल्समैन होना चाहिए जो गंजे को कंघी बेच दे, वो सेल्समैन हो गया। आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दे, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के लिए खुश कर दे, वह आपका सेल्समैन एक प्रॉपर होगा। तो कैसे हो सकता है, अगर आप एक एक्सपीरियंस बेस्ड पॉइंट करो तभी ना। अब सपोज दैट जो यार हाथ में खैनी रगड़ रहा है, हाँ जी खरीद लीजिए ना भैया, तो वैसे कस्टमर खुश होगा नहीं ना, वो खैनी बेचने के काम में आ जाएगा, आपके प्रोडक्ट को नहीं सोल्ड आउट कर सकता है। तो यह मैटर करता है कि जॉब किस प्रकार का है, वर्क किस प्रकार का है, और उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन भी क्या होना चाहिए। अगर यार सिर्फ गेट पे खड़ा रहना है तो जो भी चलेगा, पानी पिलाना उसके लिए कुछ भी चलेगा। तो यहां पे वर्क डिपेंड करता है, साइन होना चाहिए आपके क्वालिफिकेशन एंड मेरिट पे। क्लियर? एज द नेचर ऑफ जॉब changes, the qualification also changes. The criteria for the qualification can be used for employing a skilled as well as unskilled employees. For example, a driver should know how to drive a car. समझिएगा, अब अगर कोई बंदा एप्लीकेशन डाला कि हमें ड्राइवर का रिक्वायरमेंट है, डाल दिया, अब ड्राइवर ये नहीं सिर्फ गाड़ी चलावे ला रहा है तो ड्राइवर हो गया, ऐसा नहीं है, उसको पता होना चाहिए ब्रेक कब लगाना है, इंडिकेटर कब ऑन करना है, ट्रैफिक सिग्नल का क्या रूल एंड पॉलिसी है, कैसे फॉलो करते चलना। अब बिना रूल पॉलिसी बिना नॉर्म्स जाने में धड़ाधड़ गाड़ी चलाना सिर्फ जान रहा है, क्या वो प्रॉपर हो पाएगा? नहीं ना। तो कुछ काम का स्किल तो उनके पास में है, साथ साथ उनके पास रूल एंड पॉलिसीज को भी ध्यान में रख के काम करेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ड्राइवर चाहिए तो हमको एमबीए ड्राइवर चाहिए, ऐसा करेंगे नहीं ना। हम क्या बोलेंगे, ड्राइवर है 10वां पास भी रहेगा चलेगा, 8वां पास भी रहेगा चलेगा, क्योंकि हमको तो ड्राइविंग करवाना है। उसको ऐसा थोड़ी बोलेंगे नहीं आप ऑफिस का अकाउंट मेंटेन कीजिए, नहीं ना। तो ये चीज आगे देखिए बच्चे, दूसरा मोटिव, देखिए एम्प्लॉयमेंट का मोटिव क्या होता है कि अर्न मनी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड्स। क्या होता है यार, अभी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अब उनका अपना प्राइमरी नीड्स भी होता है, साथ साथ अरे भाई जॉब लग गया ना तो यार जिंदगी मौज ही मौज, सेकेंडरी नीड्स भी कुछ कुछ होते हैं। तो उसको फुलफिल करने के लिए भी लोग जो मोटिव होता है कि एम्प्लॉयमेंट, हम एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो अपने जो बेसिक नीड्स है हम उसको फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है, हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो यह एम्प्लॉयमेंट का फीचर्स। आगे मोनेटरी रिटर्न, ये तो यार नॉर्मल है बच्चे कि अगर कहीं काम करेंगे तो पक्का उसके बदले में बिहाफ में हमें रिमोनरेशन मिलेगा, और जो हमारे मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, पर डे बेसिस के हिसाब से हो सकता है, वो अलग अलग रिमोनरेशन जो मोनेटरी रिटर्न हमें मिल रहा है मेरे काम के बदले, मेरे सर्विसेज के बदले में, दैट इज मोनेटरी रिटर्न। देखिए पीछे लड़का सोच रहा है मन में कि मास्टरवा अभी तक बताया नहीं है कि वो बेनिफिट क्या होगा, ये सोच रहे हैं ना। नहीं बच्चे ध्यान दीजिए, शांत रहिए, समझाता हूं। देखिए यार कैपिटल वाला कॉलम छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, समझाते हैं।
कैपिटल एम्प्लॉयमेंट करने के लिए नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। समझाते हैं। वैकेंसी निकला कि हमें 1000 फैक्ट्री लेबर का जरूरत है। वैकेंसी क्या निकला कि हमें 1000 फैक्ट्री लेबर का जरूरत है, लेकिन बशर्ते हर कोई 3-3 हजार रुपया कैपिटल लेके आएगा। ऐसा हो सकता है? नहीं। एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपको जॉब करना, आप जॉब असाइन करो। ठीक है, बस। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए बच्चे, यहां भी कोड ऑफ कंडक्ट है। अब बोलिए सर व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? ये तो प्रोफेसर में पढ़े थे, यहां पे कैसे दे दिया? देखिए बच्चे, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इंप्लॉयमेंट के लिए भी हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल होंगे, पॉलिसी होंगे, नॉर्म्स बने हुए होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, टाइमिंग होंगे, शेड्यूलिंग होंगे, लंच आवर, तो वो उसको हमें फॉलो करते हुए चलना है। मतलब उस प्रिंसिपल को हमें फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, समझिएगा, थोड़ी बात को ध्यान से अच्छे से समझा रहे हैं। क्या होता है, अगर मान के चलते अगर आप मोबाइल में रिचार्ज करवाए, मोबाइल में आप रिचार्ज करवाए और आपका बैलेंस नहीं आया, आप पट से कस्टमर केयर को फोन कर देते हो, अभी जस्ट रिचार्ज किए थे, काहे नहीं पैसा आया, हमारे मोबाइल में कॉल नहीं लग रहा है, कब से घरवाली को फोन लगा रहे हैं। कस्टमर केयर एकदम प्यार से, सर क्या प्रॉब्लम हुई, क्या शिकायत है आपको? अरे दिमाग भोरे भोरे नहीं खराब करो, पैसा कट गया मोबाइल से, ये आपका लैंग्वेज है। वो कितने प्यार से आपसे बात करता है। तो यह ऐसा नहीं कि उसको गाली नहीं आ रहा, गाली नहीं दे सकता, वो दे सकता है, लेकिन वह एम्प्लॉयमेंट के क्राइटेरिया में है, साथ साथ वो क्या फॉलो कर रहा है? वह फॉलो कर रहा है कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट कि हमें अपने कस्टमर से बहुत ही प्यार से बात करना है, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में बात करना है, ताकि हमें किसी प्रकार से हमारे लिए कंपनी में कोई शिकायत भी ना हो। ठीक है, मान प्रतिष्ठा समझ सकते हैं। देखिए इधर आगे, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, समझिएगा इस बात को एकदम ध्यान से। पहले के टाइम पे क्या होता था, बाबूजी सरकारी जॉब में अगर मतलब रिटायरमेंट हुआ तो वो जॉब बच्चा का भी मिल जाता था। कभी बहुत बार ऐसा देखने को मिलता था। अगर बाबूजी किसी प्राइवेट जॉब में, मॉम किसी प्राइवेट मतलब कंपनी में काम कर रही हैं, अगर डेथ हो गया चाहे किसी एक्सीडेंटल में अगर वो काम करने के बल में नहीं रहे, तो जट से ज्वाइन दे दिया जाता था, बच्चा करे, आपके बदले आपका काम बच्चा कर देगा। ये चीज पहले देखने को मिलता था। लेकिन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ जॉब यहां देखने को मिलता है। अगर आप रिटायर कर गए तो आपका जॉब किसी दूसरे बंदे का, टास्क कोई और नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे समझिएगा बच्चे, every employment is an individual and dependent contract which cannot be transferred from one person to another। क्या होता है, हमने जिससे कॉन्ट्रैक्ट करा, हमने तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा, आपको टास्क परफॉर्म करना है, तो यह ट्रांसफर नहीं, हर बंदा अपना इंडिविजुअल है, तो किसी और को हम ट्रांसफर नहीं कर देंगे, नहीं अब तू मेरा काम चलो तुम कर दो, अरे सर आज हम नहीं आएंगे, देखिए हमारे बाल बच्चा चल जाके काम कर दो, ऐसा हो सकता है नहीं ना। हर पर्सन इंडिविजुअल है, हर किसी जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है काम को परफॉर्म करने के लिए, तो हमारे काम को करने के लिए वही यार बात। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a manager retire, he cannot transfer the job to his son, daughter, provided certain provisions and guidelines are given or गवर्नमेंट लेवल। क्या देख रहे हैं ये सारा चीज वो आपका, ठीक है, नहीं ट्रांसफर कर सकता। आगे, नेचर ऑफ वर्क, द नेचर ऑफ डिपेंड अपॉन द जॉब प्रोफाइल ऑफ द एम्प्लॉय। क्या होता है, अब बहुत बार आपने मूवीज में देखा होगा कि गेट के पास वैकेंसी लिखा हुआ है और कोई पर्सन पहुंच गए, अच्छा खासा एकदम सर्टिफिकेट लेकर के, ऐसे देखिए सर्टिफिकेट लिए और पहुंच गए, सर 10th क्वालिफाइड, 12th कम क्वालिफाइड, ग्रेजुएट भी है, मास्टर भी किए हुए हैं, कंप्यूटर का भी स्किल रखते हैं, हमने 3 साल इस कंपनी में काम किया है। तो
वर्क आपको उस चीज का ध्यान रख करके मिलेगा, आपके नॉलेज स्किल का ध्यान रख करके आप वर्क आपको, अब ऐसा बोलेंगे जैसे कोई इतना सारा सर्टिफिकेट लेके आएगा, हम बोलेंगे काची वो काम करिए, देखिए पानी पिलाने वाला जगह खाली है, वहां पॉइंट हो जाए, ऐसा करेंगे नहीं ना। तो यह क्राइटेरिया, यह टास्क हम तभी उसको स्काइन करेंगे जब इस क्राइटेरिया मतलब देख करके, ठीक है। नहीं रहेगा उस टाइप का टास्क, हम बोलेंगे नहीं हमारे पास ऐसा नहीं है अभी जॉब, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी जॉब हमारे पास नहीं है, काइंडली वेट कर लीजिए, फ्यूचर में हो सकता है या फिर कहीं और आप ट्राई करो, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक सवाल था, यही बता दे रहा हूं बच्चों। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहा था कि सर आप नेट क्वालिफाइड किए हुए, आप लेक्चरर के लिए अप्रूव्ड हो, ठीक है, तो क्या आप अगर किसी कॉलेज में पढ़ाते हो तो आप प्रोफेशनल में आओगे या एम्प्लॉयमेंट में, ये भी सवाल होता है मन में। दूसरा सवाल ये होता है कि सर आप पढ़ा रहे हो लेकिन अपना कोचिंग संस्थान आप चालू कर दिए हो, यह आपका बिजनेस आएगा या प्रोफेशनल आएगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल खटक रहा है। देखिए बच्चे, मेरे पास स्पेशल स्किल नॉलेज है, ठीक है, और उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम किसी कॉलेज में अपॉइंट होते हैं और हम कॉलेज के टर्म एंड कंडीशन फॉलो करते हुए उनके रूपरेखा मतलब गाइडलाइंस के आधार पे अगर हम काम कर रहे हैं, आई एम एन एम्प्लॉय, मैं एक एम्प्लॉय वहां पे हो जाता हूं। वही अगर हम बिजनेस चालू किए हुए हैं, कोचिंग संस्थान चालू किए हुए हैं, तो वहां पे पढ़ाते वक्त तो मैं एक टीचर हूं, एक प्रोफेसर में हूं, लेकिन अगर ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, फी मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो आई एम अ बिजनेस। क्लियर, समझ में आ रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट सबका, पक्का। और कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, बताएंगे, ठीक है। आ, चलिए बच्चे आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखिए क्या होता है ना, हर एक बिजनेस का अपना गोल होता है, अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे बिजनेस को हम यहां तक पहुंचा देंगे, हम अपने बिजनेस में यह सुधार करेंगे, यह डेवलपमेंट करेंगे, यह काम करेंगे अपने बिजनेस पे। हमारे काम करने का तरीका यह होगा, समय समय पे हमारे व्यापार की इतनी गुडविल होगी, हमारे कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर डेवलप करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे। तो यार अलग अलग बिजनेस, अलग अलग नीड्स, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। उद्देश्य से हमारे बिजनेस का यह मोटो है, करेंगे भाई करेंगे, डू और डाई वाला फॉर्मूला यहां अपनाएंगे और करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल करते हुए ऑब्जेक्टिव आपके दो में कैटेगराइज होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिकल, और आपका सोशल, इकोनॉमिकल और सोशल। देखिएगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वह ऑब्जेक्टिव जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ से है, आपके अर्निंग से है, आपके वर्क एक्सपीरियंस मतलब आपके वर्क क्राइटेरिया को बढ़ाने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए है, आपका ग्रोथ नहीं आपके बिजनेस का ग्रोथ, ठीक है। तो वह आपका इकोनॉमिक क्या क्या होता है। वी लर्न इन द प्रीवियस टॉपिक दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने भी जस्ट पढ़ा था। हेंस इट्स पर्पस इज टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट्स। लेट्स understand the economic objective of the business. They are as follow। पहला क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। क्या होगा भैया, अगर हम काम कर रहे हैं ना तो हमारा मोटो पैसा कमाना होगा, प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। कभी कभी कस्टमर जानलेवा वाला बात करते हैं, कभी कभी नहीं बहुत बार, कि गर्दन पे चाकू रखेंगे, बोलेंगे देखिए हो जाएगा, बिना प्रॉफिट के काम कीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, तो बिजनेसमैन प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। कभी कभी देखिएगा बहुत सारे दुकानदार क्या बोलते हैं, नहीं पड़ रहा है जाइए दूसरा जगह देख लीजिए, जहां देता है वहीं चले जाइए। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि यार वह अपने प्रॉफिट को देखेंगे ना, मेजर करेंगे, खर्च क्या है, कॉस्ट क्या पड़ रहा है, लेबर कॉस्ट क्या पड़ रहा है, हमको सैलरी, तो सारा चीज को ध्यान में रख के वो प्रॉफिट को डिसाइड करते हैं। अब आप बोलते हो जानलेवा वाला बात, तो दिक्कत होगा ना उसमें। तो यहाँ पे प्रॉफिट को ध्यान में रख के काम करेंगे। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप प्रॉफिट को ध्यान में रख के काम करो, ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरा, प्रॉफिट के लिए कैसे जरूरी, प्रॉफिट आपका नेसेसरी फॉर ग्रोविंग एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस एक्टिविटीज। अगर आप प्रॉफिट आपका बढ़ेगा तभी ना आप अपने व्यापार को बढ़ाओगे, लॉस में व्यापार सरवाइव नहीं होता। अगर आप कॉस्ट प्राइस हो जाओ तो व्यापार सरवाइव नहीं होगा। तो प्रॉफिट होना
मांगता है। क्यों? क्योंकि यार पैसा रहेगा तभी अपने बिजनेस का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बच्चे, मार्केट शेयर क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाओगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये होगा कि भैया हमारे बिजनेस में जितने ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे हमारे हमारे प्रॉफिट उतने, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर, हमारे बिजनेस का ग्रोथ उतना ही होगा। तो यह भी आपका मतलब आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द इन द लॉन्ग रन एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। क्या होता है कि हम काम कर रहे हैं तो बिजनेस को लंबे समय तक सरवाइव करते चलेंगे, तभी हो सकता है जब आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हुए चलो। बिजनेस में प्रॉफिट आप अचीव करते रहो, गेन होता रहे, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ते रहे, तभी आप लॉन्ग रन कर पाओगे बिजनेस का। क्लियर? समझ में आ रहा है? देखिए, इनोवेशन, यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज क्या होता है, समय समय पे आप क्या करोगे, नए नए इनोवेशन। आप क्या सोचोगे, अरे हम कुछ नया लेकर के आएंगे, अपने सोसाइटी को कुछ ऐसा देंगे जिससे उन्हें, हमें, हमारे प्रोडक्ट्स की नीड्स लगे, जरूरत हो, खुश हो जाए। तो ऐसा हम भी सोचते रहेंगे, अपने बिजनेस के लिए ग्रोथ करेंगे उसमें हम। ठीक है। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, जो हम समाज के लिए काम करें, सोसाइटी को वेल मेंटेन करने के लिए करें, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट होना चाहिए कि आप काम कर रहे हो तो आपके व्यापार करने से समाज को क्या फायदा है, आप काम कर रहे हो और आपके काम करने से समाज को क्या क्या बेनिफिट है। दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। समाज का कुछ ध्यान में रख के काम करना। कैसे, क्या क्या हो सकता है, देखिए इधर, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। अब ऐसा नहीं कि मनमानी दाम वसूल करने लगेंगे। हम सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो सोसाइटी के बजट को देख करके, सोसाइटी के परचेजिंग पावर को ध्यान में रखते हुए सामान अवेलेबल कराएंगे। अब ऐसा नहीं कि यार हमारे सोसाइटी में 10 रुपए के खरीदने वाले हैं और हम अपने मार्केट में 70 रुपए का सामान ला के बैठे हुए हैं, तो कस्टमर कभी परचेज नहीं करेंगे। ठीक है। तो हमें अपने सोसाइटी में वही प्रोडक्ट को लाएंगे जो उनके परचेजिंग पावर में हो, रीजनेबल प्राइस पे हम उन्हें अवेलेबल करवा दें। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिजनेस का देखिए बच्चे एक मोटो यह होता है सोसाइटी के लिए कि अगर हम अपने काम को बढ़ाएंगे तो ज्यादा मैक्सिमम नंबर को एम्प्लॉयड कर देंगे, इससे हमारे कंट्री का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में सुधार होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कमी आएगी। तो ये चीज भी मोटो आपका सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है। आपके समाज को कितना जॉब दे रहे हो, गवर्नमेंट भी खुश होती है इससे आपसे। फेयर रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय, ऐसा देखिए, बिहार के बारे में अगर बात करें और लगातार यह बोला जाता है, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पढ़ाने के लिए बता रहा हूं, तो ऐसा देखा जाता है कि बिहार के बारे में अक्सर यही मतलब लाइन कि बिहार में सैलरी कम है और बिहार वाले लोग, काम यहाँ नहीं मिल रहा है, मुंबई चले गए, महाराष्ट्र में काम ले रहे हैं, दिल्ली में काम ले रहे हैं, नोएडा सेक्टर काम ले रहे हैं, बेंगलोर चले गए, तो दूसरे स्टेट में जा करके काम कर रहे हैं और रेमुनरेशन अचीव कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर उनको काम मिल जाए और सही रेमुनरेशन प्रोवाइड किया जाए तो हमारे स्टेट को छोड़ करके उन्हें जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। हमारे स्टेट को छोड़कर जाने का उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सही रेमुनरेशन यहाँ पे उन्हें अचीव होगा। तो यहाँ पे जो वर्कर हम हमारे पास में काम कर रहे हैं तो फेयर रेमुनरेशन एंड रिटर्न भी बनता है। ठीक है। कम्युनिटी सर्विसेज है कि कभी कभी हम सोसाइटी के लिए भी कुछ कुछ काम कर दें, स्कूल खुलवा दिए, हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दिए, कुछ कुछ ऐसा काम करेंगे अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए, जैसे एनजीओ का क्रिएशन देख रहे हैं जिससे समाज का भी भला हो सके, डोनेशन भी दे सकते हैं। क्लियर? तो यह आपका आज का टॉपिक खत्म होता है, एंड बचे। चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज क्लास 11 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपने दोनों, अगर वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा
तो काइंडली कमेंट करें और यार ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर भी करें। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीग्राम पे माइंड योर ओन सक्सेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाय, सी यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 के साथ।